हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवानी राठी आप सबका स्वागत करती हूँ नो डाउट्स आईएएस पीसीएस उत्तर लेखन चैनल में। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करा था, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबने उससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ भी लिया होगा और उस पर उत्तर लेखन के लिए ट्राई भी कर लिया होगा। मैंने कल भी आपको एक चीज़ समझाई थी कि आपको लिखना ज़रूर है, बिना ये सोचे कि आप कैसा लिख रहे हो। ठीक है, तो आज उसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड आंसर आज डिस्कस हम कर लेंगे। तो जो हमारा प्रश्न था वो था 17वीं शताब्दी के अंत में मुगलों के पतन ने भारत में विखंडित राजनीतिक परिदृश्य को जन्म दिया। ये एक स्टेटमेंट है और इसकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। 17वीं शताब्दी के अंत में मुगलों के पतन ने भारत में विखंडित राजनीतिक परिदृश्य को जन्म दिया, व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न की जो शब्द सीमा है ये 150 वर्ड्स है और मार्क्स 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 10 अंकों का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर जो सॉल्यूशन जो आंसर मैंने लिखा है वो मैं आप सबको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कीवर्ड समझना है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब क्योंकि हमें शब्द सीमा बहुत कम दी हुई है तो हम व्याख्या में सिर्फ कारण लिख सकते हैं कि क्या कारण रहे हैं मुगलों के पतन के जिससे विखंडित राजनीति ने जन्म लिया या भारत के विखंडित राजनीतिक परिदृश्य ने जन्म लिया। क्योंकि अगर हम एक एक प्रभाव को भी एक्सप्लेन करते जाएंगे तो हमारी शब्द सीमा ओवर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन कीवर्ड, व्याख्या कीजिए। लेकिन कुछ चीज़ों को समझना है, क्या जैसे 17वीं शताब्दी के अंत की बात कर रहा है, ये कह 17वीं शताब्दी का अंत होते होते मुगलों का पतन हो गया था। ये चीज़ हमें इसमें दिखानी है अपने आंसर में। ठीक है, दूसरा कि मुगलों के पतन के साथ साथ भारत के राजनीतिक परिदृश्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो भी हमें इसमें दिखाना है। ठीक है, तो जैसा कि देखो अगर 17वीं शताब्दी की शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में शासन था औरंगजेब का, 1707 तक रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो और शासक आए, ठीक है, वो बहुत वीक शासक आए ना, जैसे कि बहादुर शाह हुआ, जहादार शाह हुए, वो बहुत वीक शासक थे। ठीक है, वो मुगलों के प्रशासन को या उनकी राजनीति को अच्छे से संभाल नहीं पाए। ठीक है, तो यहीं से ही मुगलों का पतन शुरू हो गया था। तो इसी चीज़ को आधार बनाते हुए हम अपने उत्तर को लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या आंसर लिखा है और उसको अभी एक्सप्लेन हम कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन कीवर्ड है हमारा व्याख्या कीजिए, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन 10 अंकों का है तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही कंसाइज अपने आंसर को रखना होगा और इसकी शुरुआत हम भूमिका को कंसाइज रखने से करेंगे। ठीक है, अब जैसे भूमिका की अगर बात करूँ मैं, अगर भूमिका की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए कि भूमिका में मैंने वही क्वेश्चन कीवर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करी है जो मेरे स्टेटमेंट में है। ठीक है, ताकि एक कनेक्टिविटी ब्रेक ना हो, है ना। अब देखते हैं, देखो मैंने लिखा है 17वीं शताब्दी के अंत में औरंगजेब की नीतियों से उपजे प्रशासनिक संकट और 1707 में उसकी मृत्यु ने केंद्रीय सत्ता को कमज़ोर कर दिया, कमज़ोर कर भारत में राजनीतिक विखंडता उत्पन्न कर दी या राजनीतिक विखंडता की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, अब देखो अगर 17वीं शताब्दी की बात करें तो 17वीं शताब्दी में की शुरुआत में औरंगजेब का शासन था। ठीक है, अब लेकिन औरंगजेब के शासन से ही कहीं ना कहीं राजनीतिक विखंडता शुरू हो गई थी, क्योंकि औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थी वो कहीं ना कहीं नॉन मुस्लिम शासकों को इम्पैक्ट कर रही थी। ठीक है, तो ये शुरुआत तो औरंगजेब के शासनकाल से हो ही गई थी, लेकिन 1707 में उसकी मृत्यु के बाद हुआ क्या कि जितने भी शासक आए बहुत ही वीक शासक आए, मीन्स कि उनमें नेतृत्व करने की एबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, अब वो इतने वीक थे तो जब एक अच्छा नेतृत्व करता मुग़लों को नहीं मिला तो उसका जो इम्पैक्ट आया वो राजनीतिक विखंडता के रूप में देखने को मिला। ठीक है, अब देखो क्या रहा, जैसे विखंडन के प्रमुख कारण में सबसे पहला कारण यही है कि कमज़ोर उत्तराधिकारी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब बहादुर शाह आया जिसने 1707 से 1712 तक शासन किया, लेकिन उसके जो नेतृत्व
करने वाली जो स्किल थी, है ना, वो बेसिकली बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती थी। उसके शासनकाल में हुआ क्या कि दरबार में ही गुटबंदी शुरू हो गई थी। ठीक है, दरबार में ही गुटबंदी शुरू हो गई थी, जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो स्वतंत्र राज्य के जो शासक थे, जो प्रभावशाली सूबेदार थे, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। जैसे कि अगर बात करें कि जो अवध था, तो सादत खान ने अवध को मतलब ये समझिए कि अवध को एक स्वतंत्र राज्य बना लिया था। इधर मराठा का उदय हो चुका था, मराठाओं का। इधर हैदराबाद निज़ामुल मुल्क के अंडर में हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुका था। बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, अब देखो क्या रहा कि जब स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, है ना, कमज़ोर उत्तराधिकारी होने के कारण क्या हुआ, इसका फ़ायदा किसने उठाया? प्रभावशाली सूबेदारों ने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या रहा कि कुछ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। कौन कौन सी क्षेत्रीय शक्तियाँ? मराठा, सिख, जाट जैसी शक्तियाँ ने क्या करा? मुगलों को चुनौती देनी शुरू कर दी। और इसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि पानीपत के तीसरे युद्ध में, है ना, पानीपत के तीसरे युद्ध ने ये जो राजनीतिक अस्थिरता थी इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो जब क्या हुआ कि जब वीक शासक थे, प्रशासन कमज़ोर था, तो इसका फ़ायदा, है ना, विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया। नादिर शाह ने 1739 और अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में हमले किए और जो मुगलों को हरा कर एक तरह से समझो कि उनकी सारी शक्तियों को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। ठीक है, अब बात करें इसके बाद हुआ क्या, और इसका मेजर इम्पैक्ट हमें लगभग 100 वर्षों तक झेलना पड़ा। फिर क्या हुआ? यूरोपीय हस्तक्षेप बढ़ा। ठीक है, अब जो विखंडन हुआ या जो विखंडन चल रहा था और जो आपसी संघर्ष चल रहा था, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने और फ्रांसीसी कंपनियों ने। ठीक है, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों ने भारतीय राजनीति में अपना हस्तक्षेप देना शुरू कर दिया था। अच्छा, वो तो अंग्रेज़ तो शुरू से इसी नीति पर चलते आए हैं, फूट डालो राजनीति करो, और उन्होंने ये किया। ठीक है, जो उन्होंने किया, और जिससे क्या हुआ कि उनकी राजनीति में, भारत की राजनीति में कमांड बढ़ गई। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष की अगर बात करें तो देखो, निष्कर्ष में पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगी। मुगलों के पतन ने भारत की एकता को समाप्त कर दिया। देखो जितने हमने ऊपर कारण लिखे, ठीक है, अब उसका एक इम्पैक्ट तो दिखाना था। ठीक है, क्या कि निष्कर्षतः हुआ क्या कि मुगलों के पतन ने भारत की एकता को समाप्त कर एक विखंडित राजनीतिक परिदृश्य को जन्म दिया। ठीक है, अब इसी स्थिरता ने आगे चलकर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अब देखो बच्चों, निष्कर्ष में एक चीज़ का ध्यान रखना है। एक लाइन तो हमें ऊपर से जितना हम लिखते आ रहे हैं उसको कंक्लूड करते हुए लिखनी है। मीन्स अतः हम कह सकते हैं, निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हुआ, राइट। फिर हमें एक लाइन ऐड करनी है कि आगे क्या इम्पैक्ट पड़ा उस चीज़ का। हिस्ट्री के आंसर्स में स्पेशली आप एक चीज़ सोचना, 8 साल, 10 साल, 15 साल बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा, 15 साल बाद नहीं, 20 साल बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, उसे जोड़ो, आगे क्या घटना हुई, ठीक है, उससे जोड़ के फाइनली उसको कंक्लूड करो, है ना। यानी एक आगे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आगे की राह दिखाते हुए इसको क्लोज करो। ठीक है, अब बात करें देखो मुख्य भाग के। ठीक है, अब आपको ये तो समझ आ गया है कि लिखना क्या है, लेकिन बात आती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि स्टूडेंट्स को पैसेजेस में सब पता है, जो कहानी में ये मुगलों के पतन की है सबको पता है, लेकिन पॉइंट्स कैसे बनाए। देखो पॉइंट्स निकालने आने चाहिए उसी कंटेंट से। ठीक है, अब देखो विखंडन के कारण सबको क्लियर थे, ठीक है, लेकिन अब हमने वहीं से ही तो पॉइंट निकाले। तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें से 5 पॉजिटिव और अगर नेगेटिव है तो 1, 2, 3 नेगेटिव पॉइंट निकाल कर अपने पास
है ना, शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में रखो। मैं इस टॉपिक के भी शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। दूसरे क्या, देखो हम ये देखेंगे कि हम मैप का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इससे हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, ठीक है। मैं चाहती तो इस आंसर में मैप की नीड नहीं थी, इसको हटा देते, ना ही यूज़ करते, लेकिन हाँ अगर बनाया तो उसको जस्टिफाई करा कि बनाया क्यों, मैंने वो एरिया दिखाए, ठीक है, जो ये 2 पॉइंट मैंने लिखे उसके एरिया मैंने यहाँ पर दिखा दिए। तो मेरा मैप इररिलेवेंट नहीं लग रहा है कि इसकी नीड नहीं थी और फिर भी मैप बनाया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोशिश करनी है कि अगर हम कहीं पर मैप बना सकते हैं और वो इररिलेवेंट ना लगे तो आप उसको बिल्कुल बनाओ, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आज काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर इस प्रश्न से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम रहती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, है ना। और मैं फिर से एक ही बात कहूँगी, लिखो, रोज़ लिखो, गलत लिखो कोई बात नहीं, है ना, गलत लिखोगे तो गलतियों का इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, ना लिखने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अब आप लिखिए अपना आंसर, और कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।